नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य जैन है और आप देख रहे हैं ओनली रैंकर्स। आज के वीडियो में हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2 मई और 6 मई को जो ALP CBT 2 का एग्जाम होना है, उसी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट, मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है कि मैं आपको बोर्ड में पढ़ा सकूं, तो मैं आपको यहाँ से चीजें बोलूंगा, आपको वहां कॉपी और पेन लेके बैठना है, उनको कम शब्दों में आपको नोट्स बना लेना है, जिससे कि ये वीडियो समाप्त हो और वीडियो समाप्त होते ही आप उसको कम समय में आप उसको रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे ओनली रैंकर्स यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एटम्स की। एटम यानी कि परमाणु की। परमाणु क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में या तो भाग ले सकता है या किसी रासायनिक अभिक्रिया से पृथक किया जा सकता है, वह परमाणु कहलाता है। ठीक है ना। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक, यानी मतलब स्वतंत्र रूप से वो आपको नहीं मिलेगा। यह जो दोस्तों मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इसका जो नाभिक होता है वो ठोस भाग होता है दोस्तों, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इनका जो नंबर है दोस्तों चार्ज का, वो है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। यदि अपन प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा, वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसी चार्ज पे नेगेटिव यानी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जो किसी भी उसमें दोस्तों जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं, ये जो किसी भी धातु की जो अंतिम कक्षा होती है उसके चारों ओर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं की वजह से किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होता है दोस्तों, धारा का प्रभाव होता है, विद्युत धारा का। ठीक है ना। बात करें दोस्तों जो ठोस धातु होते हैं, ठोस धातु में जो ठोस धातु के जो तार होते हैं उनमें धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। वहीं बात करें दोस्तों जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उनमें धारा का प्रभाव आयंस की वजह से होता है। ठीक है ना। यदि बात करें दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो आवेश यानी चार्ज जो होता है, उसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम आवेश का मात्रक होता है। इसे C से, है ना, कैपिटल C से डिनोट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आवेश जो होता है, इसका एक फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, Q बराबर IT। Q यहाँ पे चार्ज है और I इधर पे करंट है और T इधर पे समय है। यानी कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल का जो होता है वो, उसका गुणनफल जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज आपको निकल कर आ रहा है दोस्तों, चार्ज का जो यूनिट निकल कर आ रहा है IT, I यानी कि धारा, T मतलब समय। I का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और T का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, यानी एम्पियर सेकेंड को ही हम कूलाम बोलते हैं। ठीक है ना। तो एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। ठीक है ना। और बात करें दोस्तों इनको कैटायंस और एनायंस भी बोलते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कैटायंस और जो ऋणात्मक चार्ज होता है उनको एनायन बोलते हैं। और इन शब्दों का जो सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक थेल्स थ्योरम है, थेल्स का नियम। यदि आप लोग पढ़ा होगा कभी, तो थेल्स का थ्योरम क्या होता है? जब किसी कांच के टुकड़े पर किसी रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है दोस्तों, तो जो कांच के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो त्याग कर देते हैं, और जो रेशम का कपड़ा होता है वो जो कांच के टुकड़े के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया उन्हें रेशम के कपड़े के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो भी धातु या जो भी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो थेल्स का थ्योरम ये बोलता है कि जब हम
कांच के टुकड़े और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो जो इसमें कांच के टुकड़े में वो अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको त्याग कर देता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वहीं पे जो रेशम का जो कपड़ा है दोस्तों, उस वह जो त्यागा इलेक्ट्रॉन है उन्हें ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। तो और एक दोस्तों कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज है, उन पर देखिए इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन उनका आकर्षण बल इतना कम है कि वो एक दूसरे को, वो चीजें वहां से हिल ही नहीं पा रही हैं। आपको पता होगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी उनके चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसे ही हर एक वस्तु अपने, उनमें भी एक वो होता है दोस्तों, गुरुत्व आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण बल इतना कम होता है कि वो एक दूसरे को, चीजों को हिला नहीं पाती है, वो स्थिर आपको नजर आती हैं। तो उसी पे दोस्तों कूलाम का नियम ये है कि दो चार्ज हैं, यदि मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और उन पर जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, उन चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहली इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि जो Q1 और Q2 है, उन पर जो दूरी है उनकी वो r है, तो जो उन पर उन आवेश पर जो लगने वाला बल है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो बल का फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K है दोस्तों ये स्थिर वैद्युतांक होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका जो मान है दोस्तों, इसको K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसका जो मान होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ठीक है ना। इसका यानी कि जो एप्सिलॉन होता है इसको विद्युतशीलता बोला जाता है और इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और उसका जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप इसको दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और नोट अपनी कॉपी पे करिए, जिससे क्या हो कि आप कम समय में इसे रिवीजन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इन पर जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, दोनों पे 1 कूलाम Q1 पे है और Q2 पे भी एक कूलाम है, और इनके बीच के जो दूरी है दोस्तों वो 1 मीटर है। तो उन पर जो लगने वाला बल है दोस्तों, उसका मान आप लिख लीजिए। उसका जो मान हो जाता है दोस्तों 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है दोस्तों, 9 इंटू 10⁻9 कूलाम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विद्युत वाहक बल 3 चीजें होती हैं। एक होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है विद्युत विभव और तीसरा होता है दोस्तों विभवांतर, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसका काम जो होता है दोस्तों, किसी भी चालक पर जो धारा बहती है उस चालक पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा को प्रभावित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। और इसका भी जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, उसको V से डिनोट करते हैं, लेकिन विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों उसको E से है ना, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और एक होता है दोस्तों विभव क्या होता है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यानी कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य उसका विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों विद्युत विभव इज इक्वल टू वर्क डन बाय आवेश, यानी कि V इज इक्वल टू W बाय Q। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, V इज इक्वल टू W बाय Q,
ठीक है ना, जहां W क्या वर्क डन है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत विभव का जो मात्रक कैसे निकलेगा दोस्तों, वर्क डन बटे Q यानी चार्ज। तो वर्क डन का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और Q यानी चार्ज का मात्रक होता है वो कुलाम होता है, यानी जूल प्रति कुलाम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन दोस्तों इसके मात्रक को जूल प्रति कुलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वोल्ट किसे बोलते हैं, ऐसे ही नाम आ जाएंगे, तो जूल प्रति कुलाम को हम वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। विभवांतर क्या होता है दोस्तों, जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विद्युत उस चालक के एक सिरे और जो दूसरे सिरे के मध्य जो होता है दोस्तों, वो कुछ विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज क्लियर हो गई। एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा होता है दोस्तों विद्युत विभव, और तीसरा क्या होता है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है दोस्तों, जब किसी चालक में एक धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रभावित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे ई से डिनोट करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों विद्युत विभव क्या होता है, तो किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है W/Q यानी कि जूल प्रति कुलाम इसकी यूनिट हो गई, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और तीसरा है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, जब किसी चालक पर एक सिरे से एक जो दो चालक के दो सिरे होते हैं, पहले सिरे और दूसरे सिरे के मध्य जो विभव में अंतर पैदा होता है, उस अंतर जो अंतर होता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं दोस्तों आप नोट कर लीजिए, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। पहला ये है कि यदि ईएमएफ का मान शून्य है, यदि विद्युत धारा का मान यदि शून्य है तब भी ईएमएफ का मान शून्य नहीं हो सकता है। यदि विद्युत धारा का मान शून्य है तो भी ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल का मान शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन यदि विद्युत धारा का मान शून्य है तो विभवांतर का मान शून्य हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि विद्युत धारा शून्य है तो विभवांतर भी शून्य हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि विद्युत धारा का मान शून्य है लेकिन ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल शून्य नहीं हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई एक आवेश है और या उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए जो बल रेखाएं होती हैं दोस्तों एक समान होनी चाहिए। हमेशा दोस्तों जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं, ठीक है ना। हमेशा इसका जो साइन बनेगा दोस्तों पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और सघन विद्युत क्षेत्र के लिए हमें सघन विद्युत बल रेखाएं चाहिए, और इसके अलावा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए हमें विरल विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। पहला ये है कि वही जो मैंने आपको बताया कि ये धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये कभी विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि विद्युत बल रेखाओं की एक दिशा होती है दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाती है। यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो वहां से दो डायरेक्शन संभव हो जाएंगी, यानी दो दिशा संभव हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखाएं चाहिए और विरल के लिए विरल बल रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, आप न्यूमेरिकल करिए। जैसे कि मान लीजिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि F = K Q1 तो यहाँ पे देखना दोस्तों एक इस पे न्यूमेरिकल ये बनता है कि Q1 और Q2 के मान को बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं या उसका कम कर सकते हैं, 1/3 2/3 इस तरह से कुछ कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी इस तरह, और इसके अलावा दोस्तों इधर पर जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है R,
उसके भी मान में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के कभी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि पहला जो अपन को कंडीशन है F इज इक्वल टू के Q1 अपन Q2 अपन आर स्क्वायर, ये पहली कंडीशन है। अब ये देखिए कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो Q1 Q2 में जैसे परिवर्तन हो रहा है कि यदि बोल दे कि आवेश में इतना परिवर्तन हो गया यानी 2 गुना हो गया आवेश, तो आवेश को 2 गुना कर दीजिए। यदि बोल दें कि एक आवेश 2 गुना हो गया और एक आवेश 3 गुना हो गया, तो आप Q1 की जगह 2Q कर दीजिए और Q2 की जगह 3Q कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो 2 गुणित 3 हो जाएगा और Q1 Q2 तो आ ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर गुणा हो गया वो 6 मान आ गया, 2Q और 3Q का है ना, आ गया 6Q। और नीचे भी कुछ R में परिवर्तन कर देगा तो R बोल देगा कि इनके बीच की दूरी जो है वो 2 गुनी हो गई है। जब वो 2 गुनी हो गई तो स्क्वायर की वजह से कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर 6 आ गया और नीचे 4 आ गया, 6 और 4 से कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। कहने का मतलब 3/2 आ गया। यही दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो बल में परिवर्तन हुआ है वो 3/2 गुना बढ़ गया है। तो इसको आप वैल्यू को जो पुट करके देखिए, आपका आंसर जरूर निकलेगा। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल समझा नहीं सकता हूँ, मेरे पास संसाधनों की कमी है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो एक्चुअली इसका डेफिनेशन आप इसको जरूर याद करिए क्योंकि ये सीधे डेफिनेशन इसकी आ सकती है। तो इसकी जो यदि कोई विद्युतीय क्षेत्र है दोस्तों, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई चार्ज है, किसी बिंदु पर कोई Q चार्ज है और उस पर F बल लगता है, तो जो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी दोस्तों E इज इक्वल टू F/Q हो जाएगी। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, E बराबर F/Q। कहने का मतलब ये कि किसी विद्युतीय क्षेत्र पे कोई बिंदु है, उस पर Q चार्ज है और उस पर बल F लगता है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू F/Q। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। F यानी यहाँ बल होता है दोस्तों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे Q है, Q का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आप दोस्तों ये भी रखिए कि जो विद्युत क्षेत्र, जो खोखले गोला होता है, खोखले गोले का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों कि यदि साबुन के बुलबुले में यदि धन या ऋण आवेश, कोई सा भी आवेश देने पर क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है। इसका डायरेक्टली प्रश्न आएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न यही आएगा कि साबुन के बुलबुले में यदि धन आयन देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण आयन देते हैं तो क्या हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा दोस्तों, आवेश उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, अपन ने खूब पढ़ा है उसका दोस्तों। अपन ने इसके पहले अभी पढ़े थे Q इज इक्वल टू IT। आवेश जो होता है वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल होता है, बस वहीं से I निकाल लीजिए। I बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, Q/T, यानी कि आवेश बटे समय क्या होता है, धारा होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और T, I इज इक्वल टू Q/T। आवेश का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिए। धारा हमेशा क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपने तो नोट कर लिया, I इज इक्वल टू Q/T, वहीं से निकला है फॉर्मूला, Q बराबर IT से। और जो विद्युत धारा होती है दोस्तों हमेशा एक क्लोज लूप यानी बंद परिपथ पर ही बहती है ना। यदि बंद परिपथ नहीं यानी कि ओपन सर्किट है तो उसमें धारा का प्रभाव नहीं होता है। हमेशा विद्युत धारा जो होती है दोस्तों निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है, यानी कि जहां प्रतिरोध ज्यादा होगा उस तरफ कम धारा बहेगी और जहां निम्न प्रतिरोध होगा उधर धारा ज्यादा बहेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आप बात की थी कि जो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठोसों में जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और विद्युत अपघट्य में जो होता है दोस्तों वो आयंस की वजह से होता है। तो जो हमेशा विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, वो जो प्रोटॉन की है, जो पॉजिटिव चार्ज की जो दिशा होती है वही दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का जिस तरह प्रभाव हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, पहला। दूसरा ये कि जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव होता है उसी दिशा में विद्युत धारा का भी प्रभाव होता है,
ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ओम्स लॉ, ओम का नियम आपने बहुत स्कूल में भी पढ़ा होगा। ओम का नियम जिसको बोलते हैं, ओम का नियम दोस्तों किसी नियत ताप पर, ये लाइन याद रखिए, सीधे प्रश्न में आएगी, किसी नियत ताप पर, यानी कि पूछेगा प्रश्न, ये पूछेगा कि ओम का नियम किस परिस्थिति में लागू होता है, तो उसके लिए ताप नियत होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी नियत ताप पर जो विद्युत विभव होता है वो किसकी, आई यानी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसकी जगह R का साइन आ जाएगा, तो V बराबर RI। R यहाँ विद्युत नियतांक होता है और जिसे हम प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू RI, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सीधे प्रश्न में प्रश्न आ सकता है, फॉर्मूले पे भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका उपयोग करके हमें कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को आ सकता है। तो यहां से अपन V बराबर RI से R का भी मान निकाल सकते हैं, जो कि V बटे I हो जाएगा। इस फॉर्मूले का आगे पीछे मतलब चीजों को, जैसे I का मान निकालना है तो V इज इक्वल टू RI, तो I का मान क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग जो आवश्यकता होगी उसका वो फॉर्मूला निकाल के हम इसको उपयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि विद्युत धारा को बहने से रोकता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है ना, ओम होता है। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों तापमान। यदि किसी भी धातु के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, यदि तापमान कम किया जाएगा तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। यदि और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, अलग अलग पदार्थ के जो बने होते हैं, अलग अलग धातुओं के लोग बने होते हैं जो तार हैं, उनके सबका प्रतिरोध अलग अलग होगा। और इसके अलावा दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है कि वह कितना लंबाई का तार है। मान लीजिए तार से बहती है विद्युत धारा, तो वो कितनी लंबी है। और इसके अलावा दोस्तों उसका जो अनुप्रस्थ, उस तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर भी निर्भर करती है। यानी कि प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको नोट कर लीजिए। प्रतिरोध बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। एल अपॉन ए का मतलब आप नोट कर लीजिए, प्रतिरोध बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इधर पे जो रो है दोस्तों वो प्रतिरोधकता है, और एल इधर पे लेंथ है यानी लंबाई है, और ये इधर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल ये बनता है कि किसी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। तो जो आर इधर है दोस्तों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला। यदि बोले कि यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा आता है कि किसी तार को खींच के 2 गुना कर दिया जाए, तो जब खींच के 2 गुना कर दिया जाएगा दोस्तों, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से जब ए का मान जो है दोस्तों, जब ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इधर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उधर आर का मान कम हो जाएगा। आर का मान कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, जितना एल बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको एक लाइन में समराइज कर दे रहा हूं कि जब भी प्रश्न में पूछे कि यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। और यदि प्रश्न आता है कि यदि किसी तार के प्रतिरोध को खींच के 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उधर उस स्थिति में एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी जितने गुना हुआ है उसका वर्ग यानी उसका स्क्वायर करेंगे तब जाके प्रतिरोध उतना हो जाएगा। तो यदि सिर्फ नॉर्मल 2 गुना किया गया है लंबाई को तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। यदि खींच के 2 गुना कर दिया है तो वह प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रतिरोधकता होता है इसका भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू रो एल ए से रो इधर पे प्रतिरोधकता है, तो जो रो का फॉर्मूला निकल कर आएगा RA बटे L हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना।
अगला टॉपिक है दोस्तों चालकता, जिसको इंग्लिश में कंडक्टेंस बोलते हैं। ये जो होता है दोस्तों, चालकता क्या होता है, जैसे प्रतिरोध का उल्टा होता है। कहने का मतलब कि प्रतिरोध क्या होता है कि किसी विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकता है, लेकिन चालकता क्या होता है कि वो कोई चालक का वह गुण दोस्तों जो किसी धारा को कितनी आसानी से प्रभावित कर देता है, उसे चालकता कहलाते हैं। ठीक है ना, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी G = 1/R, है ना। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, स्वाभाविक है कि जब ये प्रतिरोध का उल्टा है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो R का यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इसी को MHO मोह बोलते हैं। ओम की जो स्पेलिंग होती है OHM, इसी को उल्टा कर दिया MHO भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा सीमेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये तीन जो हैं इसके मात्रक होते हैं, SI मात्रक, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक होता है विशिष्ट चालकता होता है। जिस तरह से चालकता होती है जो कि प्रतिरोध के उल्टी होती है, वहीं पे ये विशिष्ट चालकता जो होती है प्रतिरोधकता के उल्टी होती है। ठीक है ना, तो जिस तरह से ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों एक तो पावर, शक्ति, आप जानते होंगे शक्ति क्या होता है दोस्तों, किसी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, और किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कार्य की करने की दर को शक्ति कहते हैं, और किसी कार्य की क्षमता को, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा बोलते हैं। ये दो फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा, परिभाषाएं। तो जो पावर का होता है दोस्तों, वो कार्य बटे समय। ठीक है ना, कार्य बटे समय क्या होता है दोस्तों, W/T होता है। ठीक है ना, W का फॉर्मूला दोस्तों हम V से निकालेंगे, यानी वोल्टेज से निकालेंगे। तो वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, W/Q होता है। तो V = W/Q होता है, तो W बराबर यहाँ से QV निकल आएगा। तो हम P = W/T की जगह, W की जगह QV पुट करेंगे। क्या पुट कर दिए दोस्तों, QV कर दिए। तो P = QV/T। ठीक है ना, और Q/T क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाता है, हमने पढ़ा है I। तो यहां से P = क्या निकल आएगा, VI। क्या निकल आए दोस्तों, P = VI। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और बड़े से बॉक्स में लिख लीजिए P = VI। P इधर पावर यानी शक्ति है, V इधर वोल्टेज है। ठीक है ना, विद्युत विभव है या विभवांतर बोल सकते हैं, और I इधर पे करंट है। आप इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि V = IR होता है, तो V की जगह इधर IR पुट कर सकते हैं, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल आएगा, V = I²R। ठीक है ना, इसी तरह R, अब अलग अलग चीजों को जैसे बदलेंगे वैसे वैसे नए नए फॉर्मूले आपको निकल कर आते जाएंगे। वो सब आपकी डिमांड होगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है P = VI, नोट कर लीजिए। एक होता है दोस्तों कैपेसिटेंस, धारिता, आप लोग जानते होंगे। धारिता क्या होता है, किसी चालक में दोस्तों उसमें एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो इसको C, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और तो C = क्या होता है दोस्तों, Q/V। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे C जो है कैपेसिटेंस धारिता है, Q इधर पे चार्ज है और V इधर पे विभवांतर है। ठीक है ना, या विभव बोलो। तो C = QV, Q/V नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसकी जो मात्रक होता है दोस्तों फैराडे होता है। क्या होता है इसका मात्रक, कैपेसिटेंस यानी धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका फॉर्मूला एक और लिख लीजिए, 4πε0ε0R। C = 4πε0R इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ये भी लिख लीजिए। और इसके पहले C = Q/V भी बताया, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, यदि कोई चालक है गोलाकार है, यदि उसकी त्रिज्या हम बढ़ा देते हैं तो यदि हम त्रिज्या बढ़ाएंगे किसी चालक के, जो गोलाकार चालक है, यदि उसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस यानी धारिता भी बढ़ जाएगी, और यदि हम त्रिज्या को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता भी कम हो जाएगी, क्योंकि C = 4πε0R, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि दोस्तों यदि एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि प्रश्न आ जाए कि
पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो वो अनंत होती है। लेकिन जब आप इस c = 4πε0r पर पुट करेंगे तो इसका कोई एक मान निकल के आएगा कुछ 700 करके, तो वही चीज है। तो गणना करने पर जो पृथ्वी की जो धारिता है वो 700 कुछ आएगी, 700 फैराडे आएगी, माइक्रो फैराडे आएगी। लेकिन वास्तविक में कैपेसिटेंस जो है इसकी अनंत होती है पृथ्वी की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक कैपेसिटर संधारित्र होता है, ठीक है ना। संधारित्र जो होता है दोस्तों, इसके प्रश्न बनते हैं, इनको सीरीज में जोड़ दिया जाता है, पैरेलल जोड़ दिया जाता है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये जब सीरीज में जिस तरह से हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं और उनका सम करते हैं, जब प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं दोस्तों सीरीज में, तो उनका जो आर जो प्रतिरोध इक्विवेलेंट होता है वो सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए 3 प्रतिरोध सीरीज क्रम में जोड़े गए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो जाएगा R1 + R2 + R3, ठीक है ना। लेकिन वहीं कैपेसिटेंस की बात करें दोस्तों, कैपेसिटेंस में इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इनको जोड़ने के लिए दोस्तों 1/c = मान लीजिए 3 कैपेसिटेंस है, तो जो यहाँ पे जो c है 1/c ये इक्विवेलेंट वाला है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन वहीं पे दोस्तों जो पैरेलल में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट जो कैसे निकलेगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है इधर पे पैरेलल पे सीधे जुड़ जाता है। जिस कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं एक लाइन में बता दूं, जो प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है वो इधर पे पैरेलल में जोड़ा जाता है कैपेसिटेंस में। जो इधर पे प्रतिरोध में हम पैरेलल में जिस तरह से जोड़ते हैं उस तरह से हम इसमें सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि दोनों उल्टे होते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, आप इसको रिवीजन करिए। कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर दोस्तों हम इसको खत्म कर देंगे, और जो भी और नई चीजें हम कल बता सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी कोशिश है कि आपके ALP CBT 2 में दोस्तों एक अच्छे कॉन्सेप्ट को माइंड में बनाकर जाएं, जिससे कि जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से आते हैं, और न्यूमेरिकल भी आएंगे। लेकिन मैं न्यूमेरिकल करा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला बेस रहेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा जिसका उपयोग करके आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने इतना समय दिया है, आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो हो गई है, तो आपने इतना समय दिया तो कुछ ना कुछ आपने यहाँ से नॉलेज को गेन किया होगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।